दोस्तों, पहली बार इस्राएल का पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन अपनी फौज को पूरी तरह एडवांस बनाने में जुट गया है। किंग अब्दुल्ला का बड़ा आदेश, सेना होगी हाईटेक और प्रोफेशनल। क्या यह इस्राएल के खिलाफ किसी बड़ी तैयारी का संकेत है? जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान पर हमला करने निकले थे अमेरिका, अब अपने ही देश में फिर बवाल। फेडरल एजेंट की गोलीबारी में एक और मौत। महीने भर में दूसरी हत्या। ट्रंप के खिलाफ भारी प्रदर्शन। और इसी के साथ आपको बताएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद झुकने को तैयार नहीं कनाडा। प्रधानमंत्री कार्नी का बड़ा ऐलान, अपने लोगों से कर दी बड़ी अपील। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, मुस्लिम देश जॉर्डन से बड़ी और अहम खबर सामने आई है। ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जंग का तरीका पूरी तरह बदल चुका है और पूरे इलाके में अस्थिरता बनी हुई है। खासकर इस्राएल की वजह से मिडिल ईस्ट में हर देश खतरा महसूस कर रहा है। कल तक जो देश इस्राएल पर भरोसा करते थे, आज जरा भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। राजा अब्दुल्ला ने जॉर्डन की सेना में बड़े स्तर पर बदलाव का ऐलान किया है और साफ कर दिया है कि अब जॉर्डन की सेना पुराने और पारंपरिक युद्ध तरीकों से निकलकर आधुनिक तकनीकी और प्रोफेशनल सिस्टम पर काम करेगी। 24 जनवरी को राजा ने जॉर्डन के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को जो संदेश भेजा, वो कोई औपचारिक चिट्ठी नहीं थी, बल्कि ये एक साफ संकेत था कि आने वाले 3 सालों में जॉर्डन की सेना को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद सेना की ताकत बढ़ाना, देश के अहम हितों की रक्षा करना और बदलते खतरों के बीच जॉर्डन को सुरक्षित रखना है। राजा ने कहा है कि अब सेना को सिर्फ जमीन पर लड़ने तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि साइबर वार, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डिफेंस सिस्टम पर भी पूरा फोकस होगा। राजा के आदेश के मुताबिक अगले 3 सालों में सेना की पूरी संरचना बदली जाएगी। साइबर ऑपरेशंस को मजबूत किया जाएगा, डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा और एक ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया जाएगा जो सुरक्षित भी हो और तेज भी। मतलब साफ है कि जॉर्डन अब आने वाले समय की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दोस्तों, राजा के संदेश के बाद जॉर्डन के सेना प्रमुख यूसुफ हनेती ने कहा कि सेना राजा की हर हिदायत को पूरी गंभीरता से लागू करेगी। उन्होंने बताया कि एक पूरी रणनीति और रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत सेना की टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाएगी, सैनिकों की ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी को और मजबूत किया जाएगा, रिसर्च और डेवलपमेंट को एक्टिव किया जाएगा और सेना से जुड़े निवेश और फंड सिस्टम को भी बेहतर बनाया जाएगा। उनका कहना साफ था कि सेना का मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि देश और जनता की पूरी सुरक्षा है। सैन्य जानकारों का कहना है कि जॉर्डन का यह फैसला अचानक नहीं है। आज की जंग टैंकों और बड़ी टुकड़ियों से नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी, ड्रोन, साइबर हमलों और सटीक ऑपरेशनों से लड़ी जा रही। रिटायर्ड सैन्य विशेषज्ञ निदाल अबू जैद का कहना है कि जॉर्डन अब उस नीति की ओर बढ़ रहा है जिसे छठी पीढ़ी की सैन्य रणनीति कहा जाता है, जहां भारी और धीमी कार्रवाई की जगह तेज, स्मार्ट और सटीक ऑपरेशन अहम होते हैं। उन्होंने बताया कि अब जंग में स्पेशल फोर्स, एयर पावर और हाई प्रिसीशन ऑपरेशन ज्यादा असरदार माने जाते हैं और यही मॉडल आज अमेरिका और नाटो जैसे देश भी अपना रहे हैं। जॉर्डन भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि किसी भी खतरे का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जा सके। दूसरे सैन्य विशेषज्ञ महमूद अर्दे-साद का कहना है कि आज की लड़ाइयों में ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर हमले सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। ऐसे में जो देश अपनी सेना को अपडेट नहीं करेगा, वो आने वाले वक्त में खुद को असहाय पाएगा। उन्होंने साफ कहा कि इस्राएल की गतिविधियां पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बनी हुई और जॉर्डन को हर हाल में चौकन्ना रहना होगा। इस रणनीति के तहत जॉर्डन में अनिवार्य सैन्य सेवा भी दोबारा लागू किया जा रहा है, जो 1991 से बंद थी। अब 2007 में जन्मे करीब 6000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा ताकि एक मजबूत रिजर्व फोर्स तैयार की जा सके और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा में कोई कमी ना रहे। जॉर्डन के पूर्व उप प्रधानमंत्री ममदूह अब्बादी का कहना है कि यह फैसला सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
उनका कहना है कि इस्राएल फिलिस्तीनियों को उनके इलाके से हटाने की कोशिश कर रहा है और इसका असर जॉर्डन पर भी पड़ सकता है। इसलिए राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक हर स्तर पर तैयारी जरूरी है। कुल मिलाकर जॉर्डन ये साफ संदेश दे रहा है कि वो किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। सेना को मजबूत करना, युवाओं को तैयार करना और आधुनिक युद्ध के हिसाब से खुद को ढालना जॉर्डन की मजबूती भी है और रणनीति भी। ये सिर्फ सैन्य सुधार नहीं, बल्कि जॉर्डन के अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है, तो इसी बीच अमेरिका के अंदर भयंकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिका के मिनियोपोलिस में एक और व्यक्ति को फेडरल एजेंटों ने गोली मारकर जान ले ली। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इसी महीने की शुरुआत में शहर में फेडरल अधिकारियों की गोलीबारी में एक महिला की मौत के बाद शहर में भारी प्रदर्शन हो रहे हैं। गवर्नर वाल्ज ने ट्रंप प्रशासन से इमिग्रेशन लागू करने के ऑपरेशंस की कड़ी आलोचना की। वाल्ज ने कहा कि उन्होंने घटना के बाद व्हाइट हाउस से बात की और इस कार्रवाई को तुरंत खत्म करने की मांग की। वाल्ज ने एक्स पर लिखा, यह परेशान करने वाला है, राष्ट्रपति को यह ऑपरेशन खत्म करना चाहिए। हजारों हिंसक बिना ट्रेनिंग वाले अधिकारियों को तत्काल मिनेसोटा से बाहर निकालें। गोलीबारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन यह घटना शहर में रोज हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। यह प्रदर्शन 7 जनवरी को 37 साल की अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की हत्या के बाद शुरू हुए थे। गुड को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई के एक अधिकारी ने गोली मार दी थी जब वो अपनी गाड़ी में थी। मेनिया पुलिस चीफ ब्रायन ओहारा ने कहा कि मरने वाला 37 साल का एक युवक था, लेकिन उन्होंने उसकी पहचान बताने से इनकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि मारे गए युवक के पास बंदूक थी। इमिग्रेशन अधिकारी जब कार्रवाई कर रहे थे तभी शख्स उनके पास आ गया। जब उसे निहत्था करने की कोशिश की गई तो उसने हिंसक विरोध किया, जिसके बाद एजेंट ने बचाव में फायरिंग की। वहीं ओहारा ने कहा कि पुलिस का मानना है कि आदमी के पास बंदूक रखने का लाइसेंस था। अमेरिकी न्यूज चैनल पर दिखाया गया वीडियो में मास्क और टेक्टिकल गियर पहने एजेंट सड़क पर एक आदमी से हाथापाई करते दिख रहे हैं, जिसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अधिकारी शख्स को घेरे रहते हैं। इससे साफ नहीं होता कि गोली कहां से चली। अधिकारी पीछे हटते हैं और शख्स जमीन पर गिरा दिखाई देता है। इसके बाद कई और गोलियों के चलने की आवाज आती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर टीना स्मिथ ने इस गोलीबारी को विनाशकारी कहा है। मेनिया पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि वे घटना की जांच कर रहे हैं और लोगों से शांत रहने की अपील की। यह गोलीबारी शहर में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। गोलीबारी के बाद एक गुस्साई भीड़ जमा हो गई और संघीय अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें कायर कहा। लोगों ने आईसीई बाहर जाओ के नारे लगाए। मेनिया पुलिस के रहने वाले एक शख्स ने कहा, वे मेरे पड़ोसियों को मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के टैरिफ धमकी के बाद देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। कार्नी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इस वक्त बाहरी खतरा है, इसलिए जो हमारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान देना होगा। कार्नी का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ व्यापार समझौते करने पर कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए तो अमेरिका कनाडाई सामान पर 100% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने कहा, दूसरे देश क्या करते हैं यह कनाडा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। हम कनाडाई सामान खरीदेंगे और कनाडा में ही बनाएंगे। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कनाडाई प्रधानमंत्री को गवर्नर कार्नी कहा। उन्होंने लिखा कि अगर कार्नी कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान भेजने का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनाना चाहते हैं तो यह गलतफहमी है। ट्रंप ने आगे कहा कि चीन कनाडा के कारोबार, सामाजिक ढांचे और जीवन शैली को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इससे पहले शुक्रवार को भी ट्रंप ने कहा था कि चीन कनाडा को 1 साल के अंदर ही खा जाएगा। दरअसल कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप इससे नाराज हो गए हैं
दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा दुनिया के उन गिने चुने देशों में हैं जो एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। अमेरिका की सरकारी ट्रेड बॉडी यूएसटीआर के मुताबिक दोनों देशों के बीच हर दिन औसतन $2 अरब से ज्यादा का व्यापार होता है। अमेरिका को मिलने वाला कच्चा तेल, गैस और बिजली का बड़ा हिस्सा कनाडा से आता है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, लकड़ी और कृषि उत्पाद भी अमेरिका में कनाडा से बड़े पैमाने पर जाते हैं। कनाडा अपने कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका को भेजता है। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, दवाइयां और उपभोक्ता सामान के मामले में कनाडा अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।